नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं, एक ऐसी भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं जिसका इंतजार आप में से हजारों नहीं बल्कि लाखों अभ्यर्थी कई सालों से कर रहे हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की एक सबसे प्रतिष्ठित और बहुप्रतीक्षित भर्ती, खंड शिक्षा अधिकारी यानी बीईओ के बारे में। मुझे पता है आप में से बहुत से लोग, खास तौर पर जिनके पास बीएड की डिग्री है, वो दिन रात बस इसी एक खबर का इंतजार कर रहे हैं कि कब ये भर्ती आएगी। तो आज का ये जो सेशन है, ये जो पूरी क्लास है, ये आपके उसी इंतजार को एक सही दिशा देने के लिए है। आज हम बिल्कुल शून्य से, एकदम जीरो लेवल से इस परीक्षा से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी को परत दर परत समझेंगे। हम जानेंगे कि इसकी योग्यता क्या है, क्या आप ये फॉर्म भर भी सकते हैं, परीक्षा का पैटर्न कैसा होता है, प्रीलिम्स में क्या आता है, मेंस में क्या लिखना होता है, पाठ्यक्रम में क्या क्या पढ़ना है और सबसे जरूरी, इस बड़े से सिलेबस को कवर करने की सही रणनीति क्या होनी चाहिए। साथियों, ये सिर्फ एक जानकारी देने वाली वीडियो नहीं है, ये आपकी तैयारी की पहली और सबसे मजबूत नींव रखने वाली क्लास है। तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठे, क्योंकि आज आपके हर सवाल का जवाब मिलने वाला है और कई जरूरी बातें आपको नोट भी करनी होंगी। तो चलिए, अपनी इस यात्रा को शुरू करने से पहले इसका एक रोड मैप देख लेते हैं कि आज की हमारी इस क्लास में हम किन किन पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एक सुनहरा अवसर। देखिए, किसी भी लड़ाई को लड़ने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि वो लड़ाई आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। यहीं से आपको वो असली मोटिवेशन मिलेगा। फिर हम अपने दूसरे पड़ाव पर चलेंगे, पात्रता। ये सबसे टेक्निकल और सबसे जरूरी पड़ाव है, जहां हम समझेंगे कि कौन कौन इस रणभूमि में उतर सकता है। इसके बाद तीसरा पड़ाव होगा चयन प्रक्रिया और परीक्षा पैटर्न, जहां हम युद्ध की पूरी संरचना को समझेंगे कि कितने चरण हैं, किस चरण का कितना महत्व है। चौथा पड़ाव है विस्तृत पाठ्यक्रम। ये हमारा शस्त्र है, हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या पढ़ना है। और अंत में पांचवा और आखिरी पड़ाव होगा कट ऑफ, वेतन और रणनीति, जहां हम देखेंगे कि हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, उस लक्ष्य तक पहुंचने की प्रेरणा क्या है और उस तक पहुंचने का सबसे सटीक रास्ता क्या हो सकता है। साथियों, ये एक 360 डिग्री विश्लेषण है। इसके बाद आपके मन में इस भर्ती को लेकर कोई भी शंका नहीं रहेगी, ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, एक सुनहरा अवसर। साथियों, अक्सर अभ्यर्थी एक गलती कर बैठते हैं। वो सीधा किताबें उठाते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं, बिना ये समझे कि वो जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो उनके जीवन को कैसे बदल सकती है। जब तक आपके क्यों का जवाब मजबूत नहीं होगा ना, तब तक आपकी तैयारी में वो धार नहीं आएगी, वो आग नहीं लगेगी। जब हमें लक्ष्य के महत्व का अंदाजा होता है, तभी तो रातों को जाकर पढ़ने का जुनून आता है, तभी अनुशासन बनता है। और विश्वास मानिए, खंड शिक्षा अधिकारी का ये पद सच में एक ऐसा अवसर है जिसके लिए हर तरह का त्याग और मेहनत जायज है। आइए जरा और गहराई से समझते हैं कि ये मौका इतना खास क्यों है। इस स्लाइड पर लिखे हर एक बिंदु को बहुत बहुत ध्यान से समझिए और हो सके तो नोट भी कर लीजिए। पहला बिंदु, ये बीएड डिग्री धारकों के लिए एक बहुप्रतीक्षित नौकरी है। आप लोग शिक्षक भर्तियों की तैयारी करते हैं, लेकिन ये एक प्रशासनिक पद है, एक अधिकारी बनने का मौका है जो सिर्फ और सिर्फ बीएड वालों के लिए है। दूसरा बिंदु, जो एक अनुमान है कि सरकार चुनावों के कारण बम्पर भर्तियां निकाल सकती है, ये एक अच्छी पॉजिटिव खबर है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर। बच्चों, इस पर खास ध्यान दीजिए। पिछली भर्ती आई थी साल 2019 में और अगली भर्ती की संभावना है 2026 में, यानी पूरे 5 से 6 साल का गैप। क्या आप इस बात की गंभीरता को समझ पा रहे हैं? 5-6 साल में एक पूरी पीढ़ी बदल जाती है। इन 5-6 सालों में उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों से लाखों नए बीएड धारक निकल चुके हैं। वो सभी आपके प्रतियोगी हैं। और सोचिए, जो लोग 2019 में सिर्फ 1 या 2 नंबर से रह गए थे, वो पिछले 5 साल से इसी दिन का इंतजार कर रहे हैं। उनकी तैयारी का स्तर क्या होगा? इसका सीधा सीधा मतलब है, कंपटीशन आसमान छूने वाला है। ये अवसर हर साल नहीं आता। और चौथा बिंदु इस बात की पुष्टि करता है कि ये कोई हवाई बात नहीं है। बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश से इसका अध्याचन आयोग को भेजा जा चुका है, यानी प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर चल रही है। तो आखिर ये खंड शिक्षा अधिकारी होता कौन है, इसका काम क्या होता है? देखिए, पहला शब्द ही इसके महत्व को बता देता है। बीईओ एक राजपत्रित यानी एक गजेटेड ऑफिसर का पद है। आसान शब्दों में समझिए, ये एक क्लास 2 ऑफिसर की पोस्ट है। जब आप कोई फॉर्म भरते हैं और लिखा होता है ना कि किसी राजपत्रित अधिकारी से अटेस्ट कराएं, तो वो यही अधिकारी होते हैं। ये एक बहुत ही सम्मानित पद है। अब इनके काम को समझिए। जैसा कि आप इस फ्लो चार्ट में देख सकते हैं, इनकी मुख्य जिम्मेदारी अपने ब्लॉक यानी अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों का पर्यवेक्षण यानी सुपरविजन करना है। इसका मतलब सिर्फ जाकर स्कूलों में घूमना नहीं होता।
इनका काम है ये सुनिश्चित करना कि शिक्षक समय पर स्कूल आ रहे हैं या नहीं, वो बच्चों को ठीक से पढ़ा रहे हैं या नहीं, सरकार की जो योजनाएं हैं जैसे मिड डे मील वो जमीन पर सही से लागू हो रही हैं या नहीं। एक तरह से आप अपने ब्लॉक की शिक्षा व्यवस्था के सीईओ होते हैं। इस पद में पीसीएस अधिकारी के बराबर की शक्तियां होती हैं, इसीलिए इसे कुछ जगहों पर एबीएसए यानी असिस्टेंट बेसिक शिक्षा अधिकारी भी कहा जाता है। तो आप सिर्फ एक नौकरी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप शिक्षा व्यवस्था में एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने की तैयारी कर रहे हैं। चलिए अब जरा आंकड़ों पर बात कर लेते हैं। भर्ती की टाइमलाइन और पदों के विवरण को समझते हैं। जैसा कि हमने बात की, पिछला विज्ञापन साल 2019 में आया था जिसमें कुल 309 पद थे। एक बहुत अच्छी संख्या थी ये। उसकी पूरी प्रक्रिया 2020-21 तक चली। अब आते हैं वर्तमान स्थिति पर। जैसा मैंने बताया, नए पदों का अधियाचन यानी रिक्विजिशन आयोग के पास है। तो विज्ञप्ति कब तक आएगी? अनुमान यही है कि मार्च-अप्रैल 2026 तक आपको ये खुशखबरी मिल सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल जिसके लिए आप सब उत्सुक हैं, पद कितने होंगे? देखिए, हो सकता है कि ये संख्या आपको 2019 के 309 पदों से कुछ कम लगे, लेकिन समझिए, एक साल पहले ही 134 पदों का अध्याचन भेजा गया था। तब से लेकर अब तक और भी कई शिक्षक और अधिकारी रिटायर हुए हैं, जिससे पद और भी खाली हुए हैं। इन सबको देखते हुए ये एक मजबूत अनुमान है कि लगभग 150 से 200 पद आने की पूरी उम्मीद है। हाँ, ये 309 नहीं है, लेकिन 150-200 पद भी एक अधिकारी स्तर की भर्ती के लिए बहुत बड़ी संख्या होती है। आपको तो सिर्फ एक पद चाहिए। ठीक है, तो हमने अवसर के महत्व को समझ लिया। हमने ये भी देख लिया कि ये पद कितना शक्तिशाली और सम्मानजनक है। अब हम अपनी क्लास के दूसरे और शायद सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर आते हैं, पात्रता। साथियों, ये वो सेक्शन है जो ये तय करेगा कि आप ये फॉर्म भर भी सकते हैं या नहीं। हजारों अभ्यर्थी तैयारी शुरू कर देते हैं और बाद में उन्हें पता चलता है कि वो तो योग्य ही नहीं थे। मैं नहीं चाहता कि आपके साथ ऐसा हो, इसलिए यहाँ बताई जाने वाली हर एक बात को, हर एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, ताकि बाद में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। चलिए अब बात करते हैं अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता की। इस स्लाइड पर जो लिखा है उसे अपने दिमाग में पत्थर की लकीर की तरह बिठा लीजिए। पहला बिंदु, अनिवार्य योग्यता है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा में स्नातक की डिग्री यानी बीएड। प्लेन एंड सिंपल बीएड। इसके अलावा एक और विकल्प है, अगर आपके पास सरकारी ट्रेनिंग कॉलेज या सरकारी बेसिक ट्रेनिंग कॉलेज का एलटी डिप्लोमा है तो भी आप योग्य हैं। अब इससे भी ज्यादा जरूरी ये जानना है कि कौन आवेदन नहीं कर सकता। साफ साफ शब्दों में सुन लीजिए, बीटीसी वाले पात्र नहीं हैं, डीएलएड वाले पात्र नहीं हैं, और जिन्होंने सिर्फ सामान्य स्नातक यानी जनरल ग्रेजुएशन बीए, बीएससी, बीकॉम किया है वो भी पात्र नहीं हैं। अब इस स्लाइड का सबसे विस्फोटक, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जिसे मैंने एक बॉक्स में हाईलाइट किया है उसे देखिए। महत्वपूर्ण नोट, नियमावली से समकक्षता इक्विवेलेंट शब्द को हटा दिया गया है। साथियों, इस एक लाइन का मतलब बहुत गहरा है। पहले की भर्तियों में समकक्षता को लेकर बहुत से कोर्ट केस होते थे, बहुत विवाद होता था। इसीलिए अब आयोग ने इस शब्द को ही हटा दिया है। इसका मतलब है अब कोई बीएड के बराबर मानी जाने वाली डिग्री नहीं चलेगी। सिर्फ और सिर्फ बीएड या एलटी डिप्लोमा, कोई अगर मगर नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं। इस बिंदु पर कोई भी गलती मत कीजिएगा। शैक्षिक योग्यता के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है आयु सीमा। इस परीक्षा के लिए न्यूनतम आयु रखी गई है 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। ध्यान दीजिएगा, ये जो आयु सीमा है ये सामान्य यानी अनारक्षित वर्ग के लिए है। अब बात करते हैं आयु में छूट की, जो अलग अलग आरक्षित श्रेणियों को उत्तर प्रदेश सरकार के नियमों के अनुसार दी जाती है। आइए इस टेबल को ध्यान से देखते हैं। यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और एससी, एसटी या ओबीसी श्रेणी से हैं तो आपको ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आप 40 + 5 यानी 45 वर्ष की आयु तक आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश के कुशल खिलाड़ियों और राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी 5 वर्ष की छूट का प्रावधान है। सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षक और कर्मचारियों के लिए भी 5 वर्ष की छूट है और भूतपूर्व सैनिकों के लिए ग्रुप सी पदों के नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी। तो जब नोटिफिकेशन आएगा तो फॉर्म भरने से पहले अपनी श्रेणी के अनुसार आयु सीमा की गणना बहुत ध्यान से कर लीजिएगा। आयु सीमा के अलावा कुछ और भी पात्रता शर्तें हैं जिन्हें जानना जरूरी है। पहली है राष्ट्रीयता, उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो एक स्टैंडर्ड शर्त है। दूसरी है वैवाहिक स्थिति, ये भी लगभग सभी सरकारी नौकरियों में एक मानक नियम होता है जो बहुविवाह को रोकने के लिए बनाया गया है। अब आते हैं अधिमानीय अर्हता यानी प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन पर। इसका मतलब समझिए, ये अनिवार्य नहीं है, इसे लेकर परेशान नहीं होना है, लेकिन इसका लाभ कब मिलता है?
मान लीजिए मेंस परीक्षा के बाद दो उम्मीदवारों के अंक बिल्कुल बराबर आ जाते हैं, 400 में से 250 250। अब किसे चुना जाए? तब आयोग देखेगा कि क्या इनमें से किसी के पास ये अधिमानी अर्हता है। अगर किसी उम्मीदवार ने प्रादेशिक सेना यानी टेरिटोरियल आर्मी में कम से कम 2 साल की सेवा की हो या उसके पास एनसीसी का बी प्रमाण पत्र हो तो उसे वरीयता दे दी जाएगी। और अंत में एक बहुत ही अच्छी बात जो आपको ऊर्जा देगी, प्रयासों की संख्या पर कोई रोक नहीं है। जब तक आप अधिकतम आयु सीमा के अंदर है, आप चाहे पहली बार परीक्षा दे रहे हो या 5वीं बार, आप पूरी तरह से योग्य हैं। ठीक है, तो अब तक हमने ये तय कर लिया है कि आप इस परीक्षा के लिए योग्य हैं या नहीं। अगर आप योग्य हैं तो अगला और सबसे स्वाभाविक सवाल आपके मन में आएगा कि सर, चयन कैसे होगा? परीक्षा कितने चरणों में होगी? ऑब्जेक्टिव होगी या लिखना पड़ेगा? चलिए, अब हम अपनी क्लास के तीसरे और सबसे तकनीकी खंड में प्रवेश करते हैं। यहीं से आपकी तैयारी की असली रणनीति बननी शुरू होगी। हम पूरी चयन प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। और इस पूरी चयन प्रक्रिया की तकनीकी बारीकियों को समझने से पहले आप सभी मेहनती अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। शायद इस पूरी भर्ती प्रक्रिया की सबसे अच्छी खबर। जानना चाहेंगे कि वो क्या है? सबसे अच्छी खबर ये है कि इस पद के लिए कोई इंटरव्यू नहीं है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आपका चयन पूरी तरह से आपकी लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। ये उन सभी अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है जिनकी विषय पर पकड़ तो बहुत अच्छी होती है, जो बहुत ज्ञानी होते हैं, लेकिन वो इंटरव्यू में घबरा जाते हैं या खुद को ठीक से प्रस्तुत नहीं कर पाते। यहाँ कोई सब्जेक्टिविटी नहीं है, कोई बायस नहीं है। यहाँ सिर्फ आपकी कलम और आपके ज्ञान की परीक्षा होगी। अब प्रक्रिया को समझते हैं। इसमें कुल 3 चरण हैं। पहला चरण है प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रिलिमिनरी एग्जाम। जैसा कि यहाँ लिखा है, ये केवल एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसके नंबर आपकी फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। इसका एक ही उद्देश्य है, लाखों की भीड़ में से कुछ हजार गंभीर उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए छांटना। ये एक क्वालिफाइंग स्टेज है। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण है मुख्य परीक्षा यानी मेंस एग्जाम। बच्चों, इसी पर अपना सब कुछ दांव पर लगा देना है। आपकी नौकरी लगेगी या नहीं, आपको रैंक मिलेगी या नहीं, ये सब कुछ इसी परीक्षा के अंकों पर निर्भर करेगा। आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट इन्हीं अंकों से बनेगी। और तीसरा और अंतिम चरण है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो कि एक औपचारिकता है जहां ज्वाइनिंग से ठीक पहले आपके सभी दस्तावेजों की जांच की जाती है। चलिए, अब पहले चरण यानी प्रारंभिक परीक्षा के पैटर्न को जरा डिटेल में समझते हैं। इसमें सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज का एक ही पेपर होगा। ये पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, यानी आपको ओएमआर शीट पर गोले भरने होंगे। कुल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनके लिए कुल 300 अंक निर्धारित हैं। और इन 120 प्रश्नों को हल करने के लिए आपको 2 घंटे यानी 120 मिनट का समय मिलेगा। मतलब मोटे तौर पर एक प्रश्न के लिए 1 मिनट। अब इस परीक्षा की सबसे खतरनाक और ध्यान देने वाली बात, नकारात्मक अंकन यानी नेगेटिव मार्किंग। यहाँ 1/3 अंक की नेगेटिव मार्किंग है। चलिए, इसका गणित समझते हैं। 120 प्रश्न 300 अंक के हैं, तो एक सही प्रश्न के लिए आपको 2.5 अंक मिलेंगे। अब अगर आप एक प्रश्न का उत्तर गलत देते हैं तो आपको मिले हुए अंकों में से 2.5 का 1/3 यानी 0.833 अंक काट लिए जाएंगे। ये बहुत ज्यादा है। इसका सीधा मतलब है कि तुक्का मारने की गुंजाइश बहुत बहुत कम है। अगर आप 4 विकल्पों में से 2 को हटा भी दें तब भी रिस्क है। इसलिए आपकी रणनीति होनी चाहिए एक्यूरेसी ओवर अटेम्प्ट्स। जिस प्रश्न पर आप 100% श्योर हो, केवल उसी को हल करें, नहीं तो ये आपके सही किए हुए प्रश्नों के अंक भी खा जाएगा। जो भी अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा की कट ऑफ को पार कर लेंगे, वो बैठेंगे मुख्य परीक्षा यानी मेंस में। याद रखिए, असली लड़ाई, असली रणभूमि यही है। मेंस में 2 अनिवार्य पेपर होंगे और दोनों ही लिखित यानी वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव होंगे। यहाँ गोले नहीं भरने, यहाँ आपको उत्तर लिखने होंगे, अपनी कलम चलानी होगी। पहला प्रश्न पत्र होगा सामान्य अध्ययन का, जो 200 अंकों का होगा और इसके लिए 3 घंटे का समय मिलेगा। दूसरा प्रश्न पत्र होगा सामान्य हिंदी और निबंध का। ये भी 200 अंकों का है, जिसमें 100 अंक सामान्य हिंदी के लिए और 100 अंक निबंध के लिए निर्धारित हैं। इस पेपर के लिए भी 3 घंटे का समय मिलेगा। तो कुल मिलाकर मुख्य परीक्षा हो गई 200 + 200 = 400 अंकों की। और जैसा मैंने पहले भी बताया था, आपकी अंतिम मेरिट लिस्ट, आपका सिलेक्शन, आपकी रैंक, सब कुछ इन्हीं 400 अंकों पर आधारित होगा। प्रीलिम्स के अंक अब इतिहास बन चुके हैं, उनका यहाँ कोई महत्व नहीं है। अब जरा मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन वाले पेपर की अंदर की बनावट को और गहराई से समझते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। इस पेपर में आपसे कुल 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिन्हें 3 खंडों में बांटा गया है।
खंड अ सेक्शन ए में 10 प्रश्न होंगे जो दीर्घोत्तरीय होंगे। हर प्रश्न का उत्तर आपको 125 शब्दों में देना होगा और हर प्रश्न 10 अंक का होगा। ये आपकी विश्लेषणात्मक क्षमता की परीक्षा है। खंड ब सेक्शन बी में भी 10 प्रश्न होंगे, लेकिन ये लघु उत्तरीय होंगे। इनकी शब्द सीमा 50 शब्द होगी और हर प्रश्न 6 अंक का होगा। यहाँ आपको कम शब्दों में सटीक जानकारी देनी होगी। और अंत में खंड स सेक्शन सी, इसमें 20 प्रश्न होंगे जो अति लघु उत्तरीय होंगे। इनकी शब्द सीमा सिर्फ 25 शब्द होगी और हर प्रश्न 2 अंक का होगा। ये आपकी तथ्यात्मक जानकारी की परीक्षा है। इस प्रारूप को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि 3 घंटे में 40 प्रश्नों के उत्तर लिखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। आपको पहले से ही घर पर लिखने का अभ्यास करना होगा और अपनी रणनीति बनानी होगी कि किस खंड के प्रश्नों पर कितना समय देना है। तो हमने योग्यता जान ली, आयु सीमा जान ली और परीक्षा का पूरा पैटर्न भी समझ लिया। अब आता है सबसे बड़ा और सबसे डरावना सवाल। सर, पढ़ना क्या है? सिलेबस कितना बड़ा है? हमारी तैयारी का आधार क्या होगा? तो चलिए अब हम अपनी क्लास के चौथे पड़ाव में प्रवेश करते हैं और प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के विस्तृत पाठ्यक्रम यानी सिलेबस को समझते हैं। साथियों, यही वो ब्लूप्रिंट है जिसके आधार पर आपको अगले कुछ महीनों तक अपनी दिनचर्या, अपनी किताबें और अपनी पूरी ऊर्जा को दिशा देनी है। इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले देखते हैं प्रारंभिक परीक्षा के सामान्य अध्ययन का पाठ्यक्रम। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें कुल 11 खंड दिए गए हैं। मैं एक एक करके इन्हें पढ़ता हूं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहला, सामान्य विज्ञान। दूसरा, भारत का इतिहास। तीसरा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ये इतिहास का ही हिस्सा है, लेकिन इससे बहुत प्रश्न आते हैं, इसलिए इसे अलग से मेंशन किया गया है। चौथा, भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति। पांचवां, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार। छठा, जनसंख्या, पारिस्थितिकी एवं नगरीकरण। सातवां, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल। आठवां, करंट अफेयर्स, ये बहुत महत्वपूर्ण है। नौवां, रीजनिंग। 10वां, यूपी स्पेशल, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण खंड है। और 11वां, प्रारंभिक गणित, हाई स्कूल स्तर तक। साथियों, इस सिलेबस को देखकर घबराना नहीं है। ये एक बहुत ही व्यापक सिलेबस है, लगभग वैसा ही जैसा यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा का होता है। इसका मतलब है कि तैयारी का स्तर आपको पीसीएस वाला ही रखना होगा। अब बात करते हैं मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम की। इसमें 3 हिस्से हैं: जीएस, सामान्य हिंदी और निबंध। जीएस का सिलेबस लगभग वही है जो प्रारंभिक परीक्षा का है, बस यहाँ आपको रटने की बजाय विश्लेषणात्मक तरीके से पढ़ना होगा, क्योंकि उत्तर लिखने हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, सामान्य हिंदी, जो 100 अंकों की है। ये बहुत स्कोरिंग हो सकता है। इसमें पत्र लेखन आता है, जैसे एक अधिकारी दूसरे को जो पत्र लिखता है, शासकीय पत्र, या सरकार जो आम जनता के लिए सूचना निकालती है, अधिसूचना। इसके अलावा व्याकरण और अनुवाद भी है। तीसरा हिस्सा है निबंध। ये भी 100 अंकों का है। इसमें आपको दिए गए विषयों में से कुल 2 निबंध लगभग 700 शब्दों में लिखने होते हैं। ये आपकी विश्लेषणात्मक और लेखन क्षमता की असली परीक्षा है। यहाँ आपके विचार, आपकी भाषा, आपकी प्रस्तुति, सब कुछ परखा जाएगा। इसकी तैयारी आपको पहले दिन से ही करनी होगी। तो अब तक हमने इस परीक्षा से जुड़ी सारी क्या और कैसे वाली जानकारी हासिल कर ली है, लेकिन जानकारी को सफलता में बदलने के लिए 3 और चीजें चाहिए: एक स्पष्ट लक्ष्य, एक मजबूत प्रेरणा और एक ठोस रणनीति। तो चलिए अब हम अपनी क्लास के अंतिम पड़ाव पर चलते हैं, जहां हम पिछली कट ऑफ का विश्लेषण करके अपना लक्ष्य तय करेंगे, इस पद से जुड़े वेतन को समझकर अपनी प्रेरणा को मजबूत करेंगे और अंत में एक कारगर रणनीति पर चर्चा करेंगे। किसी भी युद्ध में उतरने से पहले दुश्मन की ताकत का अंदाजा लगाना जरूरी होता है। यहाँ हमारा लक्ष्य है कट ऑफ को पार करना। तो आइए 2019 की कट ऑफ का विश्लेषण करते हैं। प्रारंभिक परीक्षा जो 300 अंकों की थी, उसमें अनारक्षित यानी जनरल वर्ग की कट ऑफ गई थी 137 अंक। लेकिन अब जरा चौंकाने वाली बात देखिए, ओबीसी की कट ऑफ 165 अंक और ईडब्ल्यूएस की 152 अंक थी, जो जनरल से भी काफी ज्यादा थी। इससे ये पता चलता है कि हर श्रेणी में मुकाबला कितना कड़ा है। अब मेंस को देखिए, 400 में से 208 अंक पर अनारक्षित वर्ग में चयन हो गया था। लेकिन साथियों, ये 2019 की बात है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, इस बार 5-6 साल बाद प्रतिस्पर्धा कई गुना ज्यादा है।
आप ये भूल जाइए कि 137 पर आपका प्रीलिम्स निकलेगा। आपको अपना लक्ष्य, अपना टारगेट 160 से 170 अंक का लेकर चलना ही होगा। अगर आप सेफ जोन में रहना चाहते हैं तो 300 में से 160 प्लस का लक्ष्य आज ही अपनी दीवार पर लिख लीजिए। इतनी मेहनत, इतना संघर्ष, रात रात भर जागना, आखिर क्यों? जब भी तैयारी के दौरान मन हताश हो, जब भी पढ़ने का मन न करे, तो इस स्लाइड को खोलकर देख लीजिएगा। ये है आपकी मेहनत का फल, आपकी प्रेरणा। इस पद का ग्रेड पे है 4800 रुपए, जो कि एक बहुत ही सम्मानित ग्रेड पे है। सभी भत्तों को मिलाकर जब पहली सैलरी आपके बैंक खाते में आएगी तो वो लगभग 75,000 रुपए प्रति माह से भी ज्यादा होगी। सोचिए, ये सिर्फ एक सैलरी नहीं है, ये सम्मान है। ये आपके माता पिता के चेहरे पर वो खुशी है जिसका वो सालों से इंतजार कर रहे हैं। ये आपके परिवार के लिए एक आर्थिक सुरक्षा है। जब भी मोटिवेशन कम हो, इस आंकड़े को अपने स्टडी टेबल के सामने लिखकर चिपका लें। ये आपको कभी रुकने नहीं देगा। अब बात करते हैं सबसे अंतिम और सबसे जरूरी पहलू की, तैयारी की रणनीति। देखिए, सामान्य टिप्स तो वही हैं जो हर सफल छात्र अपनाता है। रोजाना अखबार पढ़ें, स्टैटिक जीके पर अपनी पकड़ मजबूत करें और जो भी पढ़ें उसका नियमित रिवीजन करें। यहाँ कुछ मानक पुस्तकों की सूची भी दी गई है, लेकिन मैं आपका ध्यान इस लाल बॉक्स में लिखी बात पर खींचना चाहूंगा। ये मेरी तरफ से आपके लिए गुरु मंत्र है, अति महत्वपूर्ण। घटना चक्र या वाईसीटी पब्लिकेशन के पिछले वर्षों के प्रश्नपत्र जरूर हल करें। साथियों, आप कितनी भी किताबें पढ़ लें, लेकिन जब तक आप पिछले वर्षों के प्रश्नपत्र हल नहीं करेंगे, आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको बताते हैं कि आयोग किस टॉपिक से कैसे प्रश्न पूछता है, किस टॉपिक का वेटेज ज्यादा है, या आपकी तैयारी को दिशा देते हैं। इससे बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें, ये आपकी सफलता की कुंजी है। तो साथियों, आज की इस लंबी और विस्तृत चर्चा का सार यही है कि ये वास्तव में एक सुनहरा मौका है। बीएड डिग्री धारकों के लिए एक शानदार अवसर जो 2019 के बाद एक लंबे इंतजार के बाद आ रहा है। सबसे बड़ी बात, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, चयन केवल आपकी मेहनत पर निर्भर करेगा। लेकिन इस सुनहरे मौके को हासिल करना आसान नहीं होगा। जैसा कि इस बॉक्स में लिखा है, अभी से, आज से अपनी तैयारी शुरू करें, क्योंकि प्रतिस्पर्धा बहुत कड़ी होगी और 5-6 साल के अंतराल के कारण ये मानकर चलिए कि पेपर का स्तर भी पहले से कठिन ही होगा। कल पर मत टालिए, आज ही अपनी रणनीति बनाइए और अपनी तैयारी का पहला कदम उठाइए। अगर आप चाहते हैं कि हम इस यात्रा में आपका साथ दें तो कमेंट करके जरूर बताइए। सारी जानकारी, पूरा ब्लूप्रिंट, रणनीति, प्रेरणा, सब कुछ अब आपके सामने है। रास्ता बिल्कुल साफ है, अब बस उस रास्ते पर चलने का दृढ़ निश्चय करना है। तो अब सवाल सिर्फ एक है, और ये सवाल आपको किसी और से नहीं बल्कि आज रात शीशे के सामने खड़े होकर खुद से पूछना है। तो क्या आप इस सुनहरे मौके के लिए